हे पीप কেমন আছো তোমরা। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को जिसका नाम है मामा। मामा को लिखा और डायरेक्ट किया था एंड्रियो मुस्चिएटी ने। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एंड्रियो मुस्चिएटी वही है जिन्होंने इट एंड इट 2 जैसी मूवीज बनाई थी एंड डीसी की आने वाली सुपर हीरो फिल्म द फ्लैश भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं। बट इन सब की शुरुआत मामा से ही हुई थी, यानी कि मामा ही उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यूट मूवी थी जिसे प्रोड्यूस किया था नन अदर देन गुलिल्मो डेल टोरो ने। एंड इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी बेहद पसंद किया गया था। तो इसलिए आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको मामा मूवी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें ताकि आप हमारे शाउट आउट सवाल में पार्टिसिपेट कर पाए जो कि हर वीडियो के एंड में आती है। खैर सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी मोर फॉर द ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जेफरी नाम के आदमी को देख पाते हैं जो 2008 में हुए फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से अपने सारे स्टॉक्स गवा देता है एंड ही लॉस्ट हिज ऑल फॉर्च्यून एंड वेल्थ। एंड इसी वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खोकर गुस्से में अपने बिजनेस पार्टनर एंड अपनी एक्स वाइफ का खून कर देता है जिससे वो एक मुजरिम बन जाता है। नाउ जो कि अब वो एक मुजरिम बन चुका था इसलिए पुलिस से बचने के लिए जेफ तुरंत ही अपनी दोनों डॉटर्स 3 साल की विक्टोरिया एंड मात्र 1 साल की लिली को लिए अपने घर से फरार हो जाता है। लेकिन कार ओवर स्पीड चलाने की वजह से एंड रास्ते में बर्फ जमे होने के कारण उनकी कार स्किड करते हुए एक खाई में नीचे गिर जाती है जहां उनकी कार तो पूरी डैमेज हो जाती है लेकिन समहाउ उन तीनों की ही जान बच जाती है। जेफरी अब अपने दोनों बच्चियों को लेकर उधर ही जंगल में आगे बढ़ता है एंड कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें वहाँ एक वियर्ड सा पुराना एबेंडेंड कैबिन दिखता है जहाँ विक्टोरिया को उस कैबिन के अंदर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। बट एक्सीडेंट में उसका चश्मा टूट जाने की वजह से वो किसी को भी क्लियरली देख नहीं पाती एंड वो तीनों ही उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जेफरी फायरप्लेस के सामने आग लगाता है एंड अपनी दोनों बच्चियों को उधर उसके सामने बैठाकर खुद एक दूसरे कमरे में जाकर अकेले रोने लगता है। जेफरी का अब सब कुछ छिन चुका था एंड उसने गलतियां भी काफी कर दी थी इसलिए वो उधर खुद को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर अगले क्षण उसे अपनी दोनों बच्चियों का ख्याल आता है एंड ही डिसाइडेड कि वो पहले विक्टोरिया एंड लिली को मारेगा देन वो खुद सुसाइड करेगा। आप इसी से समझ सकते हो कि जेफरी मेंटली कितना डिस्टर्ब हो चुका था जहाँ वो सब कुछ खत्म करके बस इस दुनिया से जाना चाहता था। खैर नाउ जो कि विक्टोरिया अपने ग्लासेस के बिना कुछ देख नहीं पा रही थी सो जेफ इसी का फायदा उठाकर विक्टोरिया को विंडो के बाहर देखने को बोलता है जिससे वो उसे पीछे से शूट कर सके। बट इससे पहले कि जेफ ऐसा कर पाता उधर सडनली एक काली परछाई आकर जेफ की गर्दन तोड़ उसे बेरहमी से मार डालती है जिसे विक्टोरिया भी देखती है। बट चश्मा ना होने के कारण उसे वहाँ सब कुछ धुंधला दिख रहा था एंड शी डिडंट अंडरस्टैंड कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है एंड उसे यही लगता है कि शायद उसके डैड कहीं बाहर गए होंगे। बट वो पूरा दिन बीत रात हो जाती है लेकिन उनके डैड तब भी नहीं लौटते और वो दोनों बच्चियां भूखी प्यासी फायरप्लेस के सामने चुपचाप बैठी रहती है इसी होप में कि उनके डैड जल्दी लौटेंगे। लेकिन तभी वहाँ उनकी डैड की जगह वही काली परछाई आती है एंड उन दोनों बच्चियों को एक चेरी खाने के लिए देती है जिसे वो दोनों भूखी प्यासी बच्चियां खुशी खुशी खा लेती है। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि वो काली परछाई जो भी थी वो बस उन दोनों बच्चियों को फॉर सम रीजन प्रोटेक्ट कर रही थी। अब वो काली परछाई कौन थी एंड उसका इन बच्चों से क्या लेन देन था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। सो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 5 साल बाद से शुरू होती है जहाँ हम जेफरी के ट्विन ब्रदर ल्यूक को देख पाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ रहता था एंड वो अभी भी अपने भाई एंड भतीजियों को ढूंढ रहा था। कॉस पुलिस को उस इंसिडेंट के बाद उन तीनों का कुछ भी अता पता नहीं चला था एंड इसलिए ल्यूक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा अभी भी उन्हें ढूंढ रहा था इसी उम्मीद में कि वो तीनों अभी भी जिंदा होंगे और होता भी ठीक कुछ ऐसा ही है। ल्यूक के इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत छानबीन करने पर वहाँ के जंगलों में जेफ की वही कार मिलती है जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें वो कैबिन भी मिल जाता है जहाँ एक्सीडेंट के बाद जेफ विक्टोरिया लिली को लेके गया था एंड सरप्राइजिंगली उन इन्वेस्टिगेटर्स को भी उस कैबिन में विक्टोरिया लिली मिल जाती है जो आज 5 सालों बाद भी उस एबेंडेंड कैबिन में जिंदा थी। नाउ जो कि वो दोनों ही बच्चियां इन 5 सालों से इंसानों से बिल्कुल दूर थी एंड उन्होंने उस जंगल में पेड़ पौधे एंड कीड़े मकोड़े खाकर ही इतने वक्त तक सरवाइव किया था इसलिए वो दोनों भी किसी जंगली जानवर जैसे बन चुके थे एंड उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सो इसलिए उन्हें तुरंत ही एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ उनकी ट्रीटमेंट एक डॉक्टर जिराल्ड ड्रिफिस करते हैं। एंड जब ल्यूक को पता चलने पर वो वहाँ उनसे मिलने पहुंचता है तो डॉक्टर जिराल्ड उसे बताते हैं कि उसके दोनों ही भतीजियों की मेंटल कंडीशन बेहद ज्यादा नाजुक है, जो इंसानों से बिल्कुल कट चुकी है। बट स्टिल विक्टोरिया, जो कि अब 8 साल की थी, उसके सुधार के चांसेस अब भी थे, क्योंकि जब विक्टोरिया उस कैबिन में पहली बार पहुंची थी तो वो तब 3 साल की थी एंड तब तक वो बोलना एंड समझना सीख गई थी। सो उसके अंदर अभी भी ह्यूमन कनेक्शन बचा हुआ था। बट वही दूसरी तरफ लिली, जो कि अब 6 साल की थी, उसकी कंडीशन ठीक कर पाना बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि जब वो पहली बार उस कैबिन में पहुंची थी तो वो तब महज सिर्फ 1 साल की थी, जब वो बोलना या समझना कुछ भी नहीं सीखी थी। एंड तब से लेकर अब तक वो ऐसे ही उस जंगल के कैबिन में विक्टोरिया के साथ अकेले रह रही थी। तो उसे इंसानों जैसे बनाने में बेहद ज्यादा मेहनत लगेगी एंड इसलिए ही उनके फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जिराल्ड कुछ महीनों तक उन्हें अपने कस्टडी में रखने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो उनमें कुछ सुधार ला सके। नाउ डॉक्टर से सारी बातें सुनने के बाद ल्यूक उन दोनों बच्चियों को देखने जाता है, जहाँ विक्टोरिया को आफ्टर ए लॉन्ग चश्मा पहनाने पर वो ल्यूक को डैड बोलकर उससे लिपट जाती है, क्योंकि ल्यूक जेफ का ट्विन ब्रदर था। बट वही दूसरी तरफ लिली अभी भी हर एक इंसान से डर के दूर भाग रही थी। एनीवेज, सो इस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद ल्यूक एंड एनाबेल कोर्ट में विक्टोरिया एंड लिली की कस्टडी के लिए अपील करते हैं, जहां उनके अगेंस्ट विक्टोरिया एंड लिली की आंट यानी कि उनकी मॉम की सिस्टर भी उनकी कस्टडी के लिए अपील करती है। एंड शी सेड टू कोर्ट कि जेफ एंड एनाबेल ना ही तो मैरिड है और ना ही उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा है कि वो उन दोनों बच्चियों का ख्याल रख सके। सो उन बच्चियों की कस्टडी उनके आंट को मिलनी चाहिए, ना कि ल्यूक को। बट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर जिराल्ड ड्रिफिस उन बच्चियों की कस्टडी फाइनली ल्यूक को ही दी जाती है। दरअसल डॉक्टर जिराल्ड ने ल्यूक से एक डील की थी, जिसके तहत वो उन्हें एक बड़ा सा रेंट फ्री घर दिलवाएंगे, जो कि चाइल्ड केयर के लिए यूज की जाती थी। एंड उससे ये होगा कि कोर्ट उन बच्चों की कस्टडी उन्हें दे देगा एंड इन सबके बदले बस ल्यूक सिर्फ डॉक्टर जिराल्ड को विक्टोरिया एंड लिली की ट्रीटमेंट एंड एग्जामिन कंटिन्यू रखने दे। दैट्स इट। एक्चुअली दोस्तों, डॉक्टर जिराल्ड को उन बच्चियों की एग्जामिन एंड ट्रीटमेंट के दौरान ये पता चला था कि उन बच्चियों ने इतने साल अकेले रहने की वजह से एक इमेजिनरी गार्डियन बना लिया था, जो कि उन्हें इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रही थी एंड वो उन्हें मामा बुलाती थी। और इसी इमेजिनरी गार्डियन मामा के बारे में और जानने के लिए वो उन बच्चियों की एग्जामिन एंड ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहते थे। खैर, नाउ आफ्टर ऑल दिस ल्यूक एंड एनाबेल विक्टोरिया एंड लिली को लिए उस न्यू घर में शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि उन बच्चियों के साथ साथ वो काली परछाई भी अब उधर आ गई थी, जिसे वो मामा बुलाते थे एंड वो हर वक्त उनके आसपास ही रह रही थी। इट्स लाइक कोई माँ अपने बच्चों पे हमेशा नजर रख रही हो। सो इट्स प्रीटी क्लियर कि डॉक्टर जिराल्ड जिसे सिर्फ एक दिमागी प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रियल एंटिटी थी। एंड सच में उस दिन जेफ से विक्टोरिया को बचाने के बाद मामा ने ही इन 5 सालों से उन बच्चियों का ध्यान रखा था और वो अब भी यही कर रही है। सो नाउ जो कि ल्यूक जेफ का ट्विन ब्रदर था, इसलिए मामा को ल्यूक जेफ ही लगता है, जैसे कि विक्टोरिया को भी लगा था पहली बार मिलने पर। एंड इसलिए जब एक रात ल्यूक बच्चों को चेक करने जाता है तो मामा उस पर अटैक कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर पे चोट लगने की वजह से ल्यूक कोमा में चला जाता है। एंड डॉक्टर जिराल्ड एनाबेल को ये कहकर हिम्मत देते हैं कि ल्यूक की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है एंड ये कोमा सिर्फ टेम्परेरी है, विच मीन्स कि ल्यूक जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा। बट तब तक एनाबेल को ही अब उन बच्चों का ध्यान रखना होगा, जो कि एनाबेल के लिए पहले से ही टफ था, बट अब अकेले और टफ होने वाला था, क्योंकि वो बच्चियां एनाबेल से बिल्कुल भी क्लोज नहीं थी और ना ही एनाबेल उनसे। एनीवेज, सो नाउ इधर दूसरी तरफ डॉक्टर जिराल्ड अपनी एग्जामिन को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन बच्चियों को मिलने जाते हैं, जहां उन्हें उनके रूम के वॉल से कई सारी ड्राइंग्स एंड एक हैंडमेड डॉल मिलती है, जिससे डॉक्टर को ये याद आता है कि ऐसी ही सेम डॉल उन्हें उस कैबिन में भी मिली थी उन बच्चियों के साथ। एंड तब डॉक्टर जिराल्ड के पूछताछ करने पर विक्टोरिया ने उन्हें ये बताया था कि वो डॉल मामा ने बनाई थी उनके लिए, जिसे डॉक्टर ने तब तो उतना सीरियसली नहीं लिया था। बट अब फिर से उस डॉल को इस न्यू घर में देख उन्हें अब इस मामा पे शक होने लगता है एंड वो वापस अपने ऑफिस जाकर अपने सारे पुराने सेशंस के वीडियोस को चेक करने लगते हैं, जो उन्होंने विक्टोरिया के साथ बनाई थी। खैर, सो नाउ इधर ल्यूक के एब्सेंस में एनाबेल अपनी पूरी कोशिश करती है उन बच्चियों का ध्यान रखने की, जहाँ विक्टोरिया तो अब धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल होते जा रही थी, जहाँ शी प्रीफर्स एनाबेल ओवर मामा। बट लिली की हालत में अब भी कोई सुधार नहीं थी एंड शी ओनली वांट्स मामा। एंड अब एनाबेल को भी उन बच्चियों से लगाव होने लगता है। बट जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एनाबेल को उन बच्चों के आसपास काफी सारी सुपरनैचुरल चीजें महसूस होती है एंड एक रात तो उसे उनके कमरे से किसी की डीप वॉइस में लोरी गाने की भी आवाज आती है, जिससे डरते हुए एनाबेल तुरंत ही ये सारी बातें जाकर डॉक्टर जिराल्ड को बताती है, जिस पर डॉक्टर जिराल्ड तो कुछ खास रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो खुद भी अभी भी पूरे श्योर नहीं थे अबाउट दिस मामा। बट नेक्स्ट डे जब वो वापस से विक्टोरिया के साथ सेशन करने जाते हैं, तो इस बार विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करने पर डॉक्टर जिराल्ड को इस मामा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और तो और वो खुद इस बार इस मामा की प्रेजेंस भी महसूस करते हैं,
जिससे डर वो किसी को बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर चले जाते हैं। एंड बाहर जाकर विक्टोरिया से मिले सारी डिटेल्स पर रिसर्च करने पर उन्हें एक मेंटली इल वुमेन एडिथ बर्नन के बारे में पता चलता है, जो 200 साल पहले सन 1800 के दौरान मारी गई थी। एंड उन्हें गवर्नमेंट वेयरहाउस से उस लेडी की एक बॉक्स भी मिलती है, जिसमें क्या था वो तो हमें इधर दिखाया नहीं जाता, लेकिन उस बॉक्स को खोल के देखने के बाद ही डॉक्टर जिराल्ड को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मामा आखिर चाहती क्या थी। एंड इसलिए वो तुरंत ही उसी जंगल वाले कैबिन में जाते हैं उस मामा को ढूंढने। बट इससे पहले कि डॉक्टर जिराल्ड इस मामा का कोई भी हल निकल पाते, मामा उधर उस कैबिन में आकर डॉक्टर जिराल्ड को ही बड़ी बेरहमी से मार डालती है। एनीवेज नाउ इधर दूसरी तरफ विक्टोरिया अब एनाबेल को वार्न करती है बाय सेइंग कि एनाबेल का उनका यू क्लोज आना, ये चीज उन्हें अर्थात मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एंड शी फील्स जेलस, सो इट्स बेटर कि एनाबेल उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, क्योंकि विक्टोरिया एनाबेल को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। और विक्टोरिया के ये बातें कहते ही उसी दिन रात को एनाबेल को खुद मामा एक ड्रीम दिखाती है, जो कि बेसिकली उसी की स्टोरी थी। सो दोस्तों, इस मामा का असली नाम एडिथ बर्नन ही था, जो कि शायद एक मेंटली इल लेडी थी एंड उसे एक डाउन सिंड्रोम नामक एक बीमारी भी थी। सो जब 1800 के आसपास उसे एक मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया, तो तब उसे उसके न्यूबॉर्न बेबी को छीनकर वहाँ के एक नन को दे दिया गया। बट फिर एक दिन मौका देख एडिथ ने वहाँ के उस नन को मार डाला एंड उससे अपने बच्चे को छीनकर वहाँ से भाग गई। वो भागते भागते वहाँ के जंगलों में पहुंच गई, जहाँ उसके पीछे उस असाइलम के सारे अधिकारी भी आ रहे थे एंड उन्हीं से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपने बच्चा समेत ही वहाँ के एक ऊंची क्लिफ से नीचे कूद गई। लेकिन नीचे पानी में गिरने से पहले ही वो एक पेड़ की टहनी से टकरा गई थी, जिस वजह से उसे उसका बच्चा छूट गया था एंड इसलिए वहाँ पे गिर के मरने के बाद भी उसकी रूह को शांति नहीं मिली एंड वो उधर ही आसपास के जंगलों में अपने बच्चे की तलाश में भटकने लगी, जहाँ उसने उस एबेंडेंट कैबिन को ही अपना घर बना लिया। बट जब 200 साल बाद पहली बार उधर उस कैबिन में जब विक्टोरिया लिली को लेके आया, तो उसे वो बच्चियां अपनी बच्ची लगने लगी एंड तब से लेकर अब तक वो उनके साथ ही है। खैर, नाइस ड्रीम को देखने के बाद एनाबेल अब तुरंत ही डॉक्टर जिराल्ड से इस बारे में बात करने जाती है। बट डॉक्टर जिराल्ड, जो कि ऑलरेडी मारे जा चुके थे, इसलिए एनाबेल को वो उधर उनके ऑफिस में नहीं मिलते एंड एनाबेल इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टोरिया के सारे सेशंस के टेप्स एंड फाइल्स एंड उसी के साथ रखी वो मामा वाली बॉक्स अपने घर उठा लाती है एंड सारी चीजों को और उस बॉक्स को देखने पर एनाबेल को भी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। दरअसल जब मामा यानी कि एडिथ उस क्लिप से अपने बच्चे को लेकर नीचे कूदी थी, सो बीच में ही एक पेड़ की टहनी से टकराने की वजह से उससे उसका बच्चा छूट गया था एंड वो पानी में अकेले ही गिर के मरी थी। बट दोस्तों, वो बच्चा उसी पेड़ के टहनी में अटक गया था, जहाँ लटके रहने की वजह से उस बच्चे की भी मौत हो गई थी। बट बहुत वक्त बाद उस बच्चे के अवशेषों को वहाँ से रिकवर करके वहाँ के गवर्नमेंट वेयरहाउस में रखा गया था, जिसे बाद में डॉक्टर जिराल्ड ले गए थे, यानी कि उस बॉक्स में उस बच्चे के अवशेष थे जो अब एनाबेल के पास थी। नाउ सारी चीजें क्लियर होने के बाद एनाबेल ये समझ जाती है कि मामा को विक्टोरिया एंड लिली अपनी बच्ची लग रही है एंड वो अब उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए एनाबेल अब थोड़ी इमोशनल होकर विक्टोरिया को जाकर हक करती है, जो मामा से अब बिल्कुल भी सहन नहीं होता एंड वो गुस्से में एनाबेल पे ही अटैक कर देती है, जिससे एनाबेल बेहोश हो जाती है। बट इससे पहले कि मामा एनाबेल को पूरी तरह से मार पाती, उधर अब विक्टोरिया एंड लिली की आंटी जेन चली आती है, जो कि एक्चुअली उन पे स्पाई कर रही थी ताकि ल्यूक एंड एनाबेल के अगेंस्ट उसे कोई एविडेंस मिल जाए जिससे बच्चे की कस्टडी उसे मिले। बट उधर आने पर उसे एविडेंस की जगह मामा मिलती है, जो उसे पोजेस्ट कर उन बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि मामा को अब ये लग रहा था कि वो बच्चियां एनाबेल की वजह से उससे दूर होते जा रही है। इसलिए सी डिसाइडेड कि वो अब उन बच्चियों को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाएगी। और आप समझ ही गए होंगे कि कहा। खैर, ना इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कोमा में पड़े ल्यूक को एक ड्रीम आती है, जिसमें उसका मृत भाई जेफ उसे उस कैबिन की तरफ पॉइंट करते हुए ये कहता है कि वो उनकी बच्चियों को बचा ले, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। एंड ये ड्रीम देखते ही ल्यूक डर के मारे तुरंत ही कोमा से बाहर आ जाता है एंड उस कैबिन के बारे में पता कर तुरंत ही वहाँ के लिए निकल पड़ता है। यानी हाँ, दूसरी तरफ जब एनाबेल को भी होश आने पर वो बच्चे उस घर में नहीं मिलती, तो वो भी उस कैबिन की तरफ निकल पड़ती है। एंड जब ल्यूक एंड एनाबेल उस कैबिन में पहुंचते हैं, तो उन्हें उधर आंट जेन की डेड बॉडी मिलती है, जिससे एनाबेल समझ जाती है कि मामा फिर से वही हिस्ट्री दोहराने जा रही है, जहां वो उस क्लिप से दोबारा कूदेगी। बट इस बार उसके हाथ में उसके बच्चे की जगह विक्टोरिया एंड लिली होंगे। इसलिए ल्यूक एंड एनाबेल भी तुरंत उस क्लिप तक पहुंचते हैं, जहां मामा विक्टोरिया एंड लिली को लेके ऑलरेडी मौजूद थी। मामा वहां अब ल्यूक एंड एनाबेल दोनों पे ही अटैक कर विक्टोरिया एंड लिली को लेके क्लिप से नीचे कूद नहीं जा रही थी। बट तभी एनाबेल मामा को उसके बच्चे की अवशेष दे देती है, जिसे वो इतने वर्षों से ढूंढ रही थी। और सच में अपने बच्चे के अवशेष को पाकर मामा अपने नॉर्मल रूप में आने लगती है एंड एनाबेल को लगता है कि अब शायद मामा के आत्मा को शांति मिल जाए। बट इससे पहले कि ऐसा होता, तभी उधर लिली मामा
मामा को पुकारने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप मामा फिर से अपने मॉन्स्टर्स रूप में आकर अपने बच्चे के अवशेषों को फेंक लिलियन विक्टोरिया को दोबारा पकड़ लेती है। बट यहाँ एनाबेल भी हार नहीं मानती एंड वो विक्टोरिया को कस के पकड़ कर रखती है। अब ना जो कि विक्टोरिया भी एनाबेल के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो भी मामा के साथ और आगे नहीं बढ़ती। बट बेचारी लिली को तो अब भी सिर्फ मामा ही चाहिए थी, इसलिए मामा भी विक्टोरिया को छोड़ सिर्फ लिली को लिए ही उस क्लिफ से नीचे कूद जाती है, जहाँ हमें कुछ वक्त के लिए लिली और मामा के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। एंड ठीक पिछली बार की तरह ही फिर से वो लोग उसी पेड़ के टहनी से टकरा जाते हैं, जहाँ इस बार टकराते ही वो लोग कुछ बटरफ्लाइज में तब्दील हो जाते हैं। एंड एक ब्लू बटरफ्लाई विक्टोरिया को भी दिखती है, जिसे वो लिली कहकर बुलाती है, जिससे ल्यूक एंड एनाबेल भी समझ जाते हैं कि लिली अब और कभी वापस नहीं आने वाली, और इसलिए वो उधर विक्टोरिया को संभालते हैं और ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सच में पसंद आई हो देन प्लीज इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन इन ऑल, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना अतरानी बाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है प्रिंस गेमिंग को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोस टू प्रिंस गेमिंग। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार मामा नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।